नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। एससीईआरटी सीरीज में साइंस क्लास 6 के 4 चैप्टर तक हम बढ़ चुके हैं, जिसमें 4 चैप्टर में हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जिसमें पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ा था कि कौन से पदार्थ में चमक होती है, कौन से पदार्थ में घुलनशीलता होती है। साथ ही साथ पदार्थ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको भी समझा था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, जिसका नाम है पृथक्करण। इसमें पदार्थों की पृथक्करण विधियों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको भी पढ़ेंगे। पदार्थ में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों को पृथक्करण करने की विधियां भी पढ़ेंगे और द्रव पदार्थ को किस तरह से द्रव पदार्थ से में मिली अशुद्धियों को अलग किया जाता है उनको समझेंगे। क्या वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग अलग करना आवश्यक होता है? किसी पदार्थ को उपयोग करने से पहले मिले हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना आवश्यक होता है। कभी 2 या 2 से अधिक उपयोगी पदार्थ भी एक साथ मिले रहते हैं, जिन्हें उपयोग में लाने से पहले उनको अलग करना आवश्यक होता है। जैसे गेहूं के साथ चना अन्य उपयोगी पदार्थों का मिला रहना होता है। क्या आप बता सकते हैं इस प्रकार के मिश्रण को पदार्थों को कैसे अलग किया जाता है? पदार्थों को अलग करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? कुछ तरीके जिनका नाम आप जानते हो तालिका में आपको भरना है। और आपने डेली रूटीन में देखा भी होगा कि जैसे घर पर आपने दाल बनती देखी होगी, तो दाल में बनाने से पहले दाल को देखते हैं, हाथों से चुनते हैं कि उसमें कहीं कोई अन्य अशुद्धियाँ तो अनुपयोगी नहीं हैं, उनको अलग करते हैं। तो चुनना क्या होता है? जैसे चावल से कंकड़ को अलग करना, दाल से कंकड़ को अलग करना। इसी प्रकार से और भी जो विधियाँ आपने देखी हों उनकी तालिका बना के आपको यहाँ पर लिखना है। ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थ से अलग करने के लिए कुछ विधियां हैं, जैसे चुनना, चालना, ओसाना विधि है। तो इसमें क्या होता है? ठोस पदार्थों से ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है। अब हम इसको समझेंगे। इस प्रकार की कुछ विधियां कृषि में फसल कटाई के समय भी अन्न प्राप्ति के लिए अपनाई जाती हैं। क्या आप इनसे परिचित हैं? आइए इनकी चर्चा करें। तो समझेंगे थ्रेसिंग क्या होती है। आपने घरों में देखा भी होगा, धान गेहूं की तैयार फसल कटाई के बाद बोझ के रूप में खलिहानों में सुखाते हैं। इन सूखी फसल के डंठलों को अनाज से अलग करने के लिए मशीनों में दौनी यानी थ्रेसिंग की जाती है। आपने देखा भी होगा कि जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तो उनको काट कर खेतों में रखा जाता है और इनकी थ्रेसिंग से कटाई की जाती है। यानी कि ये पूछ दिया जाता है आपसे एग्जाम में कि सूखी फसल की डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि आपसे अपनाई जाती है, और उसमें आपको चालना दे दिया जाएगा, ओसाना दे दिया जाएगा और एक साइड से आपको ऑप्शन में थ्रेसिंग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर थ्रेसिंग होगा। आपको समझ आ गया होगा कि सूखी फसल को डंठलों से अनाज से अलग करने के लिए क्या हम करते हैं? थ्रेसिंग करते हैं। दौनी के कुछ पुराने तरीके भी प्रचलित हैं, जैसे फसल की डंठलों पर बैल को चलाकर जो भूसा होता है वो अलग कर, जो आपका अनाज होता है वो नीचे ज़मीन में रह जाता है। कुछ डंठलों को मुट्ठी या कड्डी बनाकर जो है सतह पर पटकना या डंडे की सहायता से उसे पीटना, इसमें चित्र भी दिए गए हैं। थ्रेसिंग क्या होती है? मशीनों की सहायता से जो आपका फसल के डंठल होते हैं उनसे अनाज को अलग करते हैं। बैल की दौनी भी करवा सकते हैं यहाँ पर, और अनाज की पिटाई। इस तरह से क्या किया जाता है? डंठलों से अनाज को अलग किया जाता है। ये जो विधियां दी गई हैं आपको। अब देखते हैं हम ओसाई क्या होता है। ओसाई भारी पदार्थों से के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग कर लेना होता है। जब आपका फसल कट के तैयार हो जाती है उसके बावजूद भी उसमें कुछ भूसा रहता है, कुछ कंकड़ वगैरह रहते हैं जो अनाज से क्या होते हैं? हल्के होते हैं। अनाज से हल्के होते हैं तो किसान क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक किसान स्टूल पे खड़ा हुआ है और अपने अनाज को ऊपर से गिरा रहा है। तो जो भारी अनाज होता है वो क्या है? नीचे गिरता है, और जो आपके हल्के जो अशुद्धियाँ होती हैं, भूसा वगैरह होता है, वो हवा की सहायता से उड़ के दूर गिरता जाता है। ये आपने देखा भी होगा। चालना और चुनना। चालना क्या होता है? इस प्रकार आप फसल से अन्न प्राप्त करने के चालना या हाथ से चुनकर अलग करने की विधियों का भी उपयोग करते हैं। जैसे गेहूं एवं सरसों को चालकर अलग करते अपने देखा होगा। गेहूं अथवा धानों की दौनी एवं उसाई के बाद भी यदि उसमें कुछ मिट्टी के कण, कंकड़, भूसी आदि रह जाए तो इसे चालन विधि से प्रयोग करते हैं। चालन विधि में क्या होता है? एक चालन होता है जिसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं,
आपका जो अनाज होता है वो बड़ा होता है, तो जो छोटे-छोटे मिट्टी इत्यादि के कण होते हैं वो छिद्र से नीचे गिर जाते हैं और आपका जो अनाज है वो ऊपर रहता है। इस तरह से भी हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। अब चुनना क्या होता है? चुनना आपने देखा होगा घरों में दाल या चावल बनाते हैं तो किसी थाली वगैरह में उसे उनकी अशुद्धियाँ देखते हैं कि इसमें कहीं कोई अन्य कण तो नहीं है या फिर 2 पदार्थ खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं तो उन्हें हाथ से चुनकर अलग करते हैं। हाथ से चुनकर जिसे अलग करते हैं उसे चुनना कहते हैं और चालन द्वारा मतलब भादे भारे जो भा आपका अन्न होता है उसमें छोटी-छोटी अशुद्धियों को दूर करने के लिए चालना का प्रयोग करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी मिश्रण होते हैं जिनका पृथक्करण सरलता से नहीं किया जा सकता। आइए उनको समझते हैं। अब कुछ ये तो डेली रूटीन में हो गए जिन्हें आप देखते भी होंगे कि ईज़िली इनका जो है पृथक्करण कर लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आसानी से नहीं किया जा सकता है। जैसे बालू में अगर नमक मिल जाता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था कि बालू क्या होती है पानी में अघुलनशील होती है और नमक क्या होता है वो पानी में घुलनशील होता है। तो बालू जो है अब इसमें बालू से नमक को अलग करना किस तरह से करोगे? अगर आप डायरेक्ट इसको अलग करना चाहोगे तो आपके लिए आसानी नहीं होगी, आप इसे अलग नहीं कर पाओगे, इसलिए इनके गुणों का प्रयोग करके जो है हम बालू से पानी को अलग करते हैं। नमक को अलग करते हैं। यदि नमक में बालू मिल जाए तो आप क्या नमक से बालू अलग कर सकेंगे? अलग-अलग करने के लिए हम इन्हें गुणों का फ़ायदा उठाना होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि रेत और नमक को पानी में डालें, क्या दोनों घुल जाएँगे? कौन घुलेगा, कौन नहीं घुलेगा? घुलनशील और अघुलनशील जो आपका गुण है पदार्थों का वो हम प्रीवियस चैप्टर 4th में कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा भी था कि जो नमक है वो पानी में घुल जाता है और बालू जो है वो नहीं घुलती है। तो यहाँ पर अघुलनशील पदार्थ कहे जाते हैं। यहाँ पानी के लिए नमक घुलनशील और बालू जो है अघुलनशील है। घुलनशील पदार्थ को अघुलनशील पदार्थ से छानकर अलग कर लेते हैं, फिर वाष्पन के द्वारा पानी से नमक प्राप्त कर लिया जाता है और यही विधि आपको नमक जो खनिज लवण होते हैं जो है उसके लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक गिलास तालाब या नदी का जल लें। इसे आधे घंटे तक के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। क्या गिलास की तली में कुछ ठोस पदार्थ दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों हुआ? जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण पैदे में जमा हो जाते हैं। पदार्थ को इस तरह जमने या बैठने की क्रिया को थिराना कहते हैं। तो क्या कहते हैं जब आप कोई अशुद्ध जल किसी नदी या तालाब का लाते हो तो उसमें क्या होता है जो भारी आपने देखा भी होगा कि आप किसी नदी प्रसिद्ध नदी पे जाते हो गंगा नदी का तो आप बोतल में वहाँ से क्या उसका पानी भर के लाते हो तो बालू क्या होती है वो पहले तो उसमें मिली होती है पूरे पानी में जब आप उसे 1-2 दिन के लिए रख देते हो तो बालू नीचे बैठ जाती है और आपका जो पानी है वो शुद्ध पानी आपका ऊपर रहता है। बाद में आप इसे किसी अन्य बोतल वगैरह में कर लेते हो। तो जो बैठने की प्रक्रिया होती है यानी कि भारी और अघुलनशील कणों की बैठने की प्रक्रिया होती है उसे थराना कहते हैं। अब गिलास को धीरे-धीरे थोड़ा तिरछा करके जल को दूसरे गिलास में डालिए। थराने के बाद जमे हुए पदार्थ को जल को या अन्य द्रव को अलग करना निथारना कहते हैं। तो निथारना किसे कहते हैं? दोनों पदार्थ को अलग-अलग कर लेना। थिराना किसे कहते हैं? भारी कणों का जल के जो है आपका पात्र के पैंदे में बैठ जाना ही जो है थिराना कहलाता है। यदि दूसरे ग्लास का जल भी साफ नहीं होता है तो इन्हें फ़िल्टर पेपर यानी कि छान पत्र जो होता है पेपर होता है उसे हम छान सकते हैं। फ़िल्टर पेपर का ऐसा कागज़ होता है जिसमें अत्यंत छोटे-छोटे छिद्र होते हैं और छोटे-छोटे ठोस कण पार नहीं हो पाते हैं। फ़िल्टर पेपर पर ही टंगे रह जाते हैं। फ़िल्टर पेपर का उपयोग चित्र 5.5 में दर्शाया गया है और ये आपने फ़िल्टर पेपर देखा भी होगा 12th में आपने जब एक्सपेरिमेंट किए होंगे लेबोरेटरी में तो वहाँ पर जो है आपने फ़िल्टर पेपर का उपयोग किया होगा। यहाँ पर देख सकते हो फ़िल्टर पेपर के उपयोग हम लोग जो नमक खाते हैं वह किस प्रकार से प्राप्त होता है? आपने कभी सोचा है नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र के जल में लवणों की मात्रा अधिक घुली रहती है। इन्हीं लवणों में साधारण नमक पाया जाता है। जिस नमक का हम प्रयोग करते हैं वह साधारण नमक ही तो होता है। समुद्र जल के बड़े-बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद लवणों का शोधन करके क्या करते हैं साधारण नमक प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या होता है कि समुद्री जल को पहले क्या किया जाता है गड्ढों या क्यारियों में बनाकर उसे भर लिया जाता है। धूप की
तेज़ धूप की सूर्य की रोशनी में जो आपका जल होता है वो तो वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है, उड़ जाता है। और जो आपके लवण होते हैं वो नीचे यानी कि जिन गड्ढों में हो वहीं सूखते रहते हैं, वहीं नीचे बच जाते हैं। उसके बाद शोधन करके इसमें साधारण नमक को प्राप्त कर लिया जाता है। समुद्री जल के अलावा और भी अन्य कई स्रोत हैं नमक को प्राप्त करने के लिए, वो आप बता सकते हो। किसी डेयरी में जाइए और मक्खन को दूध से अलग करने की विधियों का पता लगाइए, किस प्रकार मक्खन निकालते हैं। पदार्थों की द्रव्य मिश्रण को अवयवों की पहचान करना, ये क्या होता है? पदार्थों की पहचान करने के लिए एक क्रोमेटोग्राफी होती है, ये तरीका है। इसकी सहायता से हम पदार्थों की अलग-अलग पहचान कर सकते हैं। अब आपको प्रयोग करना है। चॉक से क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? एक चॉक के मोटे सिरे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर काली स्याही का एक छल्ला सा बनाना है। इसके लिए माचिस की तीली, रिफिल या नोक की स्याही को डुबोकर चित्र 5.7 में दिखाए अनुसार चॉक पर छुआएं। धीरे-धीरे करके चॉक की गोलियों को चारों तरफ छुआकर छल्ला बनाना है। अब इस तरह तस्तरी या किसी डिब्बे के ढक्कन में थोड़ा पानी लें। ध्यान रखें कि पानी आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। चॉक को इस प्रकार पानी में सीधा खड़ा कर दें। चॉक पर लगी स्याही पानी में नहीं डूबनी चाहिए। आप इंतज़ार करें कि क्या देखते हैं। चॉक की सफ़ेदी पर क्या गुल खिलने लगे हैं? क्या पानी चॉक पर चढ़ रहा है? और क्या-क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको नोट करना है। पानी के चॉक के ऊपर छोर तक पहुँचने से पहले ही चॉक को पानी में से हटा दें। चॉक पर नीचे से ऊपर तक कितने व कौन-कौन से रंग दिख रहे हैं, अपनी कॉपी में चित्र बनाएँ और इन रंगों को लिखें। अब आपको क्या करना है, छन्ना पेपर यानी फ़िल्टर पेपर से क्रोमेटोग्राफी करनी है। फिर छन्ना कागज़ से हमने छानने का काम किया था, उसे क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है। आइए देखते हैं। एक बीकर और रिफ़िल लें। बीकर में 1 सेंटीमीटर ऊँचाई तक पानी भर लें। अब छन्ना कागज़ की लगभग 4 सेंटीमीटर चौड़ी व 12 सेंटीमीटर लंबी एक पट्टी काट लें। इसके सिरे पर करीब 2 सेंटीमीटर छोड़कर आलपिन की नोक से काली स्याही की एक छोटी सी बूंद लगा दें। यह कागज़ के दूसरे सिरों को मोड़कर रिफिल पर टिकाकर बीकर से लटका दें। कागज़ का वह सिरा जिस पर स्याही की बूंद लगी हो वह पानी में डूब जाना चाहिए, मगर ध्यान रखें कि स्याही की बूंद पानी में ना डूबे। कागज़ की पट्टी बीकर से छूनी भी नहीं चाहिए। अब एक बार फिर इंतज़ार कर लें। अब पानी छन्ना कागज़ की पट्टी पर चढ़ता हुआ रिफिल तक पहुँचने लगे तो पट्टी को निकाल कर सुखा लें। पट्टी पर कितने रंग दिखे, कौन-कौन से दिखा, नीचे ऊपर तक क्रम आप लिख सकते हो। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर दिखाएँ और विभिन्न रंगों के रसायन मिले हुए हैं। एक और मज़ेदार प्रयोग आपको करना है। कितने मज़े की बात है, स्याही का रंग तो एक ही दिखता है और उसमें कितने रंग छुपे होते हैं। अब एक स्याही की सच्चाई तो पता लग गई। क्या स्याही में छिपे रंगों को देखने की इच्छा नहीं है? तो कैसी क्रोमेटोग्राफी से पता कर लें अलग-अलग रंग की स्याही में कौन-कौन से रंग मिले होते हैं। यदि हम इन रंगों को अलग-अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो चॉक से अलग-अलग रंग वाले टुकड़ों को तोड़ लें। इन टुकड़ों को अलग परखनली में डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा पानी डाल देंगे। अलग-अलग रंग अलग-अलग परखनलियों में आ जाएँगे। चाहे तो करके देख लीजिए आप। क्या सभी कंपनियों की काली स्याही एक जैसे रंगों से बनी होती है? क्या अलग-अलग कंपनियों की काली स्याही में एक जैसे रंग मिले होते हैं या अलग-अलग रंग होते हैं? कई कंपनियों की काली स्याही लेकर क्रोमेटोग्राफी से तुलना करके देख लीजिए। क्रोमेटोग्राफी अलग-अलग पदार्थों को पहचानने की बहुत ही उपयोगी विधि है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है कि अलग-अलग पदार्थों को पहचानने की विधि है। पहली बात तो ये तरीका उपयोग तभी किया जा सकता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो। जैसे स्याही के रंगों को अलग-अलग पहचानने के लिए बस एक बूंद स्याही लगी पौधे से दवाई को प्राप्त करना। अब हम समझेंगे कि पौधों से दवाई को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। इस विधि का उपयोग करके पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयाँ औषधियों को अलग-अलग कर सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम, चिरौता आदि। ऐसे पेड़ पौधों में जिनमें दवाइयाँ होती हैं, पहले इनका काढ़ा बना लेते हैं, फिर इस काढ़े को क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने से पहले काढ़े में उपस्थित पदार्थ अलग-अलग चिन्ह देते हैं। कई और भी उपयोग होते हैं क्रोमेटोग्राफी में। फूलों के रंग
रंग की जांच करने के लिए भी एक चीज़ का उपयोग किसी चीज़ में मिलावट की जांच करने के लिए ऐसे कई कामों में इसका खूब उपयोग होता है। पदार्थों को अलग अलग करना हमारे रोज के जीवन से में भी ज़रूरी है, विज्ञान के काम में भी। इस अध्याय में आपने पदार्थों का अलग अलग करने की कुछ विधियां सीखी। पदार्थों या मिश्रण के गुण धर्मों के आधार पर ही पृथक्करण की अलग अलग विधियां होती हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लास 6 का 5th चैप्टर, जिसमें हमने पृथक्करण की विधियों के बारे में पढ़ा और इसमें कुछ हमने सीखा। चुनना छानना और छानना चालना पदार्थों को मिश्रण से अलग करने, पृथक करने की मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की विधियां हैं। अनाज के भूसों को ओसाना विधि से अलग कर अनाज के दाने प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको एक्सरसाइज दी गई है। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ अन्य पदार्थों में मिल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घुलनशील पदार्थ कहते हैं। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है बाष्पीकरण, चुनना, छानना। तो पदार्थों को अलग अलग करने की ये सभी विधियां हैं। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पैदे में जम जाते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? थिराना कहलाती है। जब भारी कण जो है जल की पैंदी में बैठ जाते हैं तो ये जो है क्रिया थिराना कहलाती है। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया आपकी निथारना कहलाती है। क्या कहलाती है? निथारना। हम पढ़ चुके हैं इसको, निथारना कहलाती है। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होती है? तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो जब मिश्रण बहुत अल्प मात्रा में हो तो ये विधि प्रयोग में ली जाती है।